Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम बात करेंगे 28 जून 2019 का एग्जाम पेपर के बारे में। इससे पहले हमने एक एग्जाम पेपर और सॉल्व किया है जो आपका था 19 मई 2019 का। तो ये आपका सेकंड पेपर है जो मुझे मिला हुआ है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में इसमें 20 क्वेश्चन आपके डिस्कस करेंगे और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनके बारे में हम डीप में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास है, विद्युत आवेश पैदा करने वाली मछली कौन सी है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा टॉर्पेडो। टॉर्पेडो आपका क्या करता है, इलेक्ट्रिक रे आपका जनरेट करता है। तो आगे पूछ लेते हैं आपसे कि कितनी ये आपकी वोल्टेज जनरेट करता है, तो आपको नोट कर लेना है यहाँ से 8 से आपका 220 वोल्ट तक ये जनरेट करता है। और यहाँ पे कैसा दिखता है, अभी आपको यहाँ पे एक फोटो दिख रही होगी, इस तरीके का ये दिखता है। इसका किंगडम कौन सा है, कौन से संघ का है, तो ये आपका जो फाइलम है इसका, ये आपका ऐसे लिखना आपको कोर्डेटा फाइलम का ये है। और अगर इसका किंगडम पूछा जाता है तो किंगडम इसका क्या होता है, जंतु जगत। तो ये भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, जंतु जगत। उसके बाद बात करते हैं इसकी लेंथ पूछी जाती है अगर आपसे, तो इसकी लेंथ होती है आपकी 30 सेंटीमीटर से 2 मीटर तक की इसकी लेंथ हो जाती है, या इसको 6 फीट भी आपको वहां पे ऑप्शन में मिल सकता है। अब ये उसके बाद बोला जाता है कि अगर ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये आपके दक्षिणी अमेरिका में अमेजन और ओरिनोको नदी के पास में पाए जाते हैं। उसके बाद ये पूछा जाता है इसे मीठे पानी में रहने वाली जानलेवा जीव भी इसको कहा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से कौन सा एक प्रबलतम अम्ल है। तो देखिए इसके पहले एग्जाम में भी जो आपका 19 मई को हुआ था उसमें भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन बना हुआ था, तो वो भी आपने नोट कर लिया। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि सबसे प्रबलतम अम्ल कौन सा है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे HCOOH यहाँ पे प्रबलतम अम्ल होगा। उसके बाद तीसरे में बात करते हैं किस प्रजाति का जीनोम होता है। तो देखिए ए ऑप्शन आपके गुणसूत्र के हैप्लॉइड सेट में निहित आनुवंशिक जानकारी, गुणसूत्र के डिप्लॉइड सेट में निहित आनुवंशिक जानकारी, XY गुणसूत्र में निहित आनुवंशिक जानकारी, और डी है आपके पास ऑप्शन कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, गुणसूत्र के हैप्लॉइड सेट में निहित आनुवंशिक जानकारी। चौथा क्वेश्चन आपके पास, पक्षियों में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ए आपके पास वाइकोस द्वारा, बी है ट्रैकिया द्वारा, सी है लैरिंक्स द्वारा, डी आपके पास सिरिकन्स द्वारा। तो राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सिरिकन्स द्वारा इसमें आपका वायु ध्वनि उत्पन्न होती है। उसका देखिए पांचवा क्वेश्चन आपके पास है, सेल स्थिरांक का मात्रक पूछा जा रहा है। देखिए यूनिट से भी आपका एक क्वेश्चन बनना तय है, तो यूनिट आपको सारे अच्छे से नोट कर लेने, चाहे जितने भी केमिस्ट्री में है और जितने भी आपके बायोलॉजी में है। तो आपका इसका देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर -1। तो अगर पूछा जाता है सेल कांस्टेंट, जो सेल स्थिरांक होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला इसका आपका होता है सेल कांस्टेंट X इसको X से डिनोट करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, मतलब आप इसको L लिख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, L अपॉन और उनके बीच का एरिया, तो L अपॉन A इसका फॉर्मूला होता है। ये आपको अगर दिया रहेगा, L दी रहेगी इलेक्ट्रोड के बीच में दूरी, और आपको एरिया दिया रहेगा, तो आप वहां से सेल नियतांक निकाल सकते हैं। अगर इसकी बात करते हैं हम कि यूनिट कैसे निकालेंगे, L का आपका सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि बहुत कम दूरी होती है तो इसको इसलिए सेंटीमीटर में लिया हुआ है। अगर आपको सेंटीमीटर नहीं वहां पे मीटर में दिखता है तो आपको फिर वो मीटर टिक करना है। तो उसके बाद बात करते हैं, देखिए आपका एरिया का कितना होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा एक, और 1 अपॉन सेंटीमीटर आपका बच जाएगा, तो इसको हम लिखते हैं सेंटीमीटर -1। तो ये इसकी आपकी यूनिट हो जाएगी। और अगर बाई चांस इसका पूछता है आपसे कि विमीय सूत्र क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो आपको पता है कि सेंटीमीटर -1 है, तो आपका ये हो जाएगा, ये होता है आपका MLT होता था। तो इस तरीके से उसको नोट करोगे, तो M आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, L आपका हो जाएगा -1 लेंथ, और T आपका हो जाएगा 0। तो इसको ऐसे करके डिनोट करेंगे, M0 T L -1 और T0, इस तरीके से इसको आप नोट करेंगे। उसके बाद अगला आपके पास है, देखिए इसमें एक आध चीजें और याद करने लायक है, जो आपका सेल कांस्टेंट और विशिष्ट चालकता में अगर आपसे संबंध पूछ लेता है, सेल कांस्टेंट और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में अगर आपको संबंध पूछता है, तो आपका वो होता है K = CX। तो ये भी आपको साथ में नोट कर लेना है, जहां पे K आपका क्या है, विद्युत चालकता है, कंडक्टिविटी है, और C आपका क्या है, सिंपल चालकता है, और X आपका क्या हो गया, सेल नियतांक हो गया। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी आपको फॉर्मूला साथ में नोट कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास था, छठा क्वेश्चन ये दिया था उस टाइम पे कि आपका जो बांध स्पंज का वैज्ञानिक नाम है। देखिए वैज्ञानिक नाम से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वैज्ञानिक नाम पे भी एक वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपके इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक नाम आपको दिए जाएंगे। तो देखिए आपका इसका ऑप्शन दिया हुआ है, आपके पास 4 ऑप्शन थे, तो इसका राइट आंसर था आपका बी वाला
यूस्पोंजिया इसका राइट आंसर था छठे क्वेश्चन का। उसके बाद सातवां क्वेश्चन आपके पास था, स्तनधारियों में सबसे छोटी आरबीसी किसमें पाई जाती है? तो ऑप्शन है मनुष्य में, कस्तूरी मृग में, कुत्ते में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, कस्तूरी मृग में सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है। अगर आपसे पूछ दिया कि स्तनधारियों में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो ये सबको पता होगा, स्टेप्स होती है आपका, जो आपका कान की हड्डी होती है। और इसका काम क्या होता है आपका इस हड्डी का? तो इस हड्डी का काम होता है आपका ईयर ड्रम होता है, जो कान में अपने ईयर ड्रम होते हैं, वहां से आगे फिर एक तरल पदार्थ होता है, उस तरल पदार्थ में क्या उत्पन्न करता है? कंपन को भेजता है या उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन आपके पास था, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बायूरेट परीक्षण नहीं देता है? तो ए ऑप्शन था आपके पास कार्बोहाइड्रेट, बी आपके पास नाइलॉन 6,6, सी प्राकृतिक रबर, या डी आपके पास था प्रोटीन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट। देखिए ये इसका आप मेरे पास एक पूरा पीडीएफ है जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरा दिया हुआ है और जिसमें आपका ये बायोरेट परीक्षण और जितने भी परीक्षण है उनके बारे में दिया हुआ है। तो मैं ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, तो वहां पर से आप इसको देख सकते हो, पूरा पढ़ सकते हैं। 12 या 13 पेज का पूरा चैप्टर है, तो उसको आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए नौवां आपके पास क्या है, कोशिका में ग्लाइकोलिसिस क्या होता है आपका, ये पूछा जा रहा है। तो केंद्रक में होता है, राइबोसोम में होता है, कोशिका द्रव्य में, गुणसूत्र में होता है, तो ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, कोशिका द्रव्य में आपका होता है। ग्लाइकोसिस क्या करता है आपका, देखिए ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, इसको आपका क्या करता है? पायरुवेट में चेंज कर देता है, मतलब पायरुवेट एसिड आपका होता है जिसका फॉर्मूला आपका क्या होता है? CH3COCOOH। इसको भी आपको नोट कर लेना है, तो इसमें चेंज कर देता है। उसका देखते हैं अगला आपके पास है 10वां क्वेश्चन, ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ निद्रा रोग का कारण बनता है? तो ये आप सभी लोगों को पता होगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ट्रिपेसोनोमा। तो ये आपका, अगर इसकी दवा पूछी जाती है, देखिए इसकी दवा 2-3 दवा होती है, उनके नाम भी आपको याद कर लेना, ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखिए आपका इसको ऐसे लिखना है, बेजनीडाजोल। तो ये आपको ऐसे करके लिखना है, बेजनीडाजोल। एक ही आपका नाम हो गया, दूसरा नाम आपका है और करके लिख दीजिए नाइफ टिमॉक्स। तो आपको ये भी लिख देना है नाइफ टिमॉक्स, दूसरा ये लिखना है, और तीसरा एक और लिखना है, जो तीसरा आपका मेलासोफाल। तो ये आपका 3 नाम हो गए, मेलासोफाल, तीसरा नाम ये हो गया, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास था, 11वां क्वेश्चन दिया हुआ था, यदि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 40 दिन है तो उसकी औसत आयु पूछी जा रही है। तो देखिए औसत आयु कैसे निकाली जाती है, यहाँ पे आपका ऑप्शन है 5.76 डे, 57.6 दिन, 646 दिन या 4.56 दिन। तो देखिए आपके पास इसको फॉर्मूला इसका होना चाहिए आपके पास। देखिए अर्ध आयु अगर हम कैपिटल टी से शो करते हैं, अर्ध आयु, और माध्य आयु को हम अगर टी ए से शो करते हैं, आपको देखिए 2-3 फॉर्मूले यहाँ पे नोट कर लेना है। यहाँ पे टी क्या आपका अर्ध आयु है और टी ए आपका क्या है? माध्य आयु है। तो टी इज इक्वल टू आपका होता है 0.6931 अपॉन लैम्डा, जहां पे आपका लैम्डा क्या हो गया? क्षय नियतांक हो गया। ये भी आपको नोट कर लेना है। अब तो आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, तो टी और टी, यहां से देखिए टी ए इक्वल टू क्या होता है आपका? 1 अपॉन लैम्डा होता है। तो यहां से टी ए का फॉर्मूला निकल जाएगा आपका, ये दो फॉर्मूला आपने नोट कर लिए होंगे। उसके बाद देखिए यहां से आपका टी ए का फॉर्मूला निकल जाएगा, टी ए इक्वल टू आपका हो जाता है टी अपॉन 0.6931। तो देखिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है। यहाँ पे आपसे क्या दिया हुआ है? अर्ध आयु दिया हुआ है, टी की वैल्यू दी हुई है, तो ये आपका हो जाएगा क्या? टी ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, अगर औसत आयु की बात करें तो ये औसत आयु है टी ए, तो टी आपका 40 दिया हुआ है, 40 अपॉन 0.6931। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इससे हमारा राइट आंसर जो आ जाता है वो आ जाता है 57.6 आ जाता है। तो इसको आपको नोट कर लेना है। तो 57.6 आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां से इस बार भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि सिलेबस में आपका दिया हुआ है। दोनों फॉर्मूला आपको नोट कर लेना अच्छे से। उसके बाद है 12वां क्वेश्चन आपके पास, पॉलीटीन गुणसूत्र का खोज किया था। तो देखिए पॉलीटीन गुणसूत्र के बारे में पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको इसके खोज के बारे में और उसके बारे में पूरा बता दिया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बॉलवियनी ने इसका खोज किया हुआ था। 13वां आपके पास, केंद्रीय रेशम तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए हर एक अनुसंधान के बारे में पूछा गया है, पिछले वाले पेपर में भी 2019 के, और ये दूसरा पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया है। तो आपको अच्छे से इनके नोट कर लेना। तो राइट आंसर इसका बेंगलुरु हो जाएगा। अगर आपको बेंगलोर नहीं मिलता है, मैसूर मिलता है या फिर कर्नाटक मिलता है, तो इस तरीके से आप उसको राइट आंसर उसको भी कर सकते हैं। अब उसके बाद 14वां क्वेश्चन आपके पास है, देखिए निम्न हाइड्रोइड्स में अम्लीय प्रबलता का घटता क्रम कौन सा है। देखिए ये
पिछले वाले एग्जाम पेपर में भी पूछा गया, दूसरे में भी पूछा गया। तो ऐसा होता है आपका जो एक एग्जाम होता है उसी के पैटर्न पे आपके दूसरे एग्जाम बनाए जाते हैं, तो उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होते, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ डाल देते हैं लेकिन आपका पैटर्न वही रहता है, टॉपिक वही रहता है। तो यहाँ पे पूछा जाता है, तो इसमें आप देखिए राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। H2TE ग्रेटर देन आपका है H2SE ग्रेटर देन है H2S ग्रेटर देन H2O। अब सबका मैं आपको बता देता हूँ पीएस वैल्यू होती कितनी है। देखिए H2TE की पीएस वैल्यू आपको लिख लेनी है 2.6 और उसके बाद आपको H2SE की पीएस वैल्यू लिख देनी है 3.49 और उसके बाद आपको H2S का लिख देना है 4.97 और उसके बाद H2O का आपको 7 लिख देना है। तो इस तरीके से आपका घटता हुआ क्रम हो जाएगा जो सबसे ज्यादा प्रबल हो जाएगा। तो H2TE सबसे ज्यादा प्रबल अम्लीय होगा। उसके बाद 15वां नंबर क्वेश्चन आपके पास है। देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक साइनोबैक्टीरिया किस फसल में प्रयुक्त किया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन गेहूं है, बी गन्ना, सी आपके पास मक्का है, डी आपके पास धान है। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा धान का उसमें। तो इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए साइनोबैक्टीरिया आपका होता क्या है, ये एक आपका नील हरित शैवाल है, ये आपको नोट कर लेना है, नील हरित शैवाल। उसके बाद आपको इसको किस उसमें रखा जाता है, फिर भी इसको क्या आता है, नील हरित शैवाल तो है लेकिन इसको फिर भी जीवाणु की कैटेगरी में आपका रखा जाता है। और ये आपका क्या करता है, सूर्य से ऊर्जा का उत्पादन करता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। इसमें आपको 2-3 पॉइंट लिख लेने। ये आपका एक नील हरित शैवाल है, ये आपको लिख देना है। कैटेगरी अगर पूछी जाती है तो जीवाणु की कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरा आपके पास लिखना है इसको, सूर्य से ये आपका ऊर्जा उत्पादन करता है और उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और यह नाइट्रोजन मतलब आपका N2 का यौगिकीकरण करता है और जैविक खाद के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो इतनी चीज आपको इसको नोट कर लेनी है इसके बारे में। उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, पीसीआर विधि सर्वोच्चतम है, तो ये किसका यूज में किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इसका आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका डीएनए प्रवर्धन में इसका यूज किया जाता है। अगला आपके पास है 17वां क्वेश्चन आपके पास, काइनेटिक गैस समीकरण को व्यक्त किया जाता है। तो देखिए आपको दिया हुआ है, तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnc²। अब देखिए इसमें आपका पी क्या है, गैसों का दाब, मतलब आपका प्रेशर हो गया, गैसों का दाब आपको लिख लेना है। वी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा गैसों का आयतन, ठीक हो गया। उसके बाद एम आपका हो गया है यहाँ पे गैस के अणु का द्रव्यमान, तो एम से आपको पता ही है। एन इज इक्वल टू आपका हो गया, स्मॉल एन इज इक्वल टू आपका हो गया गैसों में अणुओं की संख्या, ये भी आपको नोट कर लेना है। और यू इज इक्वल टू आपका हो गया यहाँ पे गैस के अणुओं के वर्ग माध्य मूल का वेग। तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिया रहेगा। राइट फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnc²। तो ये भी इस बार भी आपके सिलेबस में है, तो ये आपको नोट कर लेना है। इसके आपको 3-4 एग्जाम आपके फॉर्मूले और नोट कर लेना है इसके, वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं पीडीएफ की हेल्प से पूरा दे दूंगा, जिसमें आपके लगभग 8 से 10 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर से। तो सिर्फ आपको फॉर्मूले अगर हो सकेगा तो मैं पीडीएफ फॉर्म आपको वहां पे दे दूंगा या फिर उसकी एक वीडियो आ जाएगी, तो आपको जिस तरीके से भी चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन आपके पास, एक मूल कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आपको 14 दी हुई है और पूछा जा रहा है कि सिनर्जिस्ट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए आपका अगर ये पूछा जाता है सिनर्जिस्ट में पूछा जाता है तो इसमें आपका कितना हो जाएगा, 14 दिया हुआ है तो हमेशा उसका हाफ कर देना आपको, तो 14 डिवाइड बाय 2 कर देना है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7। तो 7 आपका सी ऑप्शन है। अगर पूछ ले आपसे कि 48 गुणसूत्र है और आपका सिनर्जिस्ट में पूछ लेता है तो वहां पे आपका डिवाइड बाय 2, तो 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको नोट कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं अगला, उसका 19 नंबर क्वेश्चन आपके पास, नहंस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, भोजन नली में, जिह्वा में या प्लीहा में या मुख्य उपकला में। तो ये आपका जिह्वा में, बी ऑप्शन राइट आंसर आपका बी, ये आपका जिह्वा में पाई जाती है। 20वां और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आज की इस वीडियो में, ये आपका ग्रेफाइट की परती जालक है, इसकी परतें आपस में जुड़ी रहती हैं, ए वॉन्डरवॉल बलों के द्वारा, धात्विक आबंध के द्वारा, सहसंयोजन या एकल इलेक्ट्रॉन बंध के द्वारा। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे वॉन्डरवॉल द्वारा ये जुड़ी रहती हैं। तो आज के इस एग्जाम पेपर में आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए जा चुके हैं, जो कि आपके 28 जून 2019 के थे। इससे पहले आपका 19 मई वाला कंप्लीट किया जा चुका है। जिसने वो ना देखा हो वो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अभी इसके बाद एक चैप्टर वाइज सीरीज चलाई जाएगी, जिसमें आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको दिए जाएंगे, तो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। हर चैप्टर के आपको 15 से 20 या 10 से ऊपर आपके जितने भी क्वेश्चन मिल पाएंगे या इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको कराए जाएंगे। तो चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, जिसने पुरानी वीडियो ना देखी हो पुरानी वीडियो देख लें। लैब असिस्टेंट का आधा सिलेबस से ऊपर इसमें कवर किया जा चुका है, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।